नमस्कार, सुप्रभात। अलबिलो राजस्थान के एक और खूबसूरत अंक के साथ मैं चंदन सेन और मैं शालू सचदेव आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रातः वंदन, सुंदर अभिनंदन। और इस कार्यक्रम में आज हमारे इस विशेष शो में जो है शामिल हैं दो खास मेहमान। आप हैं महेश शर्मा, जो कि लाइफस्टाइल विशेषज्ञ हैं, योग सिखाते हैं, और आप हैं डॉक्टर शेखर शर्मा जी, और जो कि एक योग एक्सपर्ट के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। योग, प्राणायाम, ध्यान, है ना, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत इसके लिए आभार और धन्यवाद। और योग जिस प्रकार से बढ़ रहा है, फैल रहा है, लोगों के अंदर उसकी जागरूकता बढ़ी है, लोग उसको आत्मसात कर रहे हैं, इस पर आपका क्या चिंतन है महेश जी? हाँ, ये बहुत ही सही है आपका कहना कि योग के प्रति सजगता बहुत पूरे विश्व में ही फैल रही है। आप देखोगे तो आज हर व्यक्ति चाहता है शरीर को स्वस्थ रखना और मन को मस्त रखना। यही मेन अब लोगों का लक्ष्य बनता जा रहा है जीवन में। क्योंकि पहले था भौतिक सुख साधन से हमें लगा कि बहुत सारा हम सुख पा लेंगे, चीज़ें वस्तुएं इकट्ठे करने से, बैंक बैलेंस करने से। लोगों को समझ में आ गया कि एयर कंडीशन कमरा होना बड़ी बात नहीं, नींद का आना बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। बैंक बैलेंस होना बड़ी बात नहीं, मिठाई खाना बड़ी बात है। क्या बात। तो अब क्या हुआ ना, वो सब चीज़ें हुआ नहीं, तो वापस अब डॉक्टर्स भी सब बोलने लग गए, हर जगह से लोगों को मैसेज मिलने लगे योग करना ज़रूरी है। इसीलिए योग का जुड़ाव हर व्यक्ति को, पहले क्या होता था एक लग्जरी होती थी, ये अब नेसेसिटी है। ये फ़र्क पड़ गया है। जी शेखर जी, आप क्या सोचते हैं? योग का जो ऐसे बढ़ता हुआ जो चलन है, आज हर जने की आवश्यकता हो गई है। दैनिक जीवन में योग मेरा ये अनुभव रहा है कई समय से कि अगर 24 घंटे का समय अगर हम रात में सोते हुए देखते हैं तो 24 घंटे का समय पूरा हमारा बेकार गया। लेकिन अगर 1 घंटा हम योग करते हैं तो बाकी के 23 घंटे हमारे बहुत अच्छे जाते हैं। तो अगर हम नियमित रूप से अगर 1 घंटा योग करेंगे तो हमारा ये जो पूरा दिनचर्या है वो बहुत अच्छी जाएगी। जी, हम देखते हैं आम जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों के बीच में इंसान जूझता है ना। कहीं स्ट्रेस है, कहीं टेंशन है, कहीं दिक्कतें हैं, और इसके बीच में कई बार वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। कई बार वो बहुत स्ट्रेस्ड अप होके कुछ ऐसा कदम लेता है, जैसे कि कोटा में हुआ हमारे कुछ बच्चों बात ने कर रहे स्ट्रेस थे को कि हैंडल नहीं आजकल कर बहुत ज़्यादा, क्योंकि एस्पिरेशंस होना अच्छी बात है, महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ में एक तनाव आ गया है और कुछ हासिल करने की जो जिद है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम ज़रा सा भी कहीं पिछड़ते हैं तो हमें लगता है जीवन समाप्त हो गया। ऐसे में आप लाइफस्टाइल मेंटर हैं, आप बताते हैं लोगों को किस तरह से जीवन जीना चाहिए, जो खास तौर से युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो बच्चे हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, उस उम्र में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोच लेते हैं। जी। क्या कहेंगे आप उनसे? इसमें खास चीज़ एक और कि एम्बिशन और सच का जो धरातल है उसमें सामंजस्य कैसे रखें? सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा, ये शुरुआत होती है बड़ों से। बच्चों में बड़ों से ही एनर्जी फ्लो होती है। सबसे पहले तो आज मेरी बच्ची ने भी मुझे पूछा, आज वो 19 साल की है, कि आप बताइए मुझे मैं क्या बनूं आपके लिए, क्या MBA करूं, क्या ये करूं। मैंने कहा मेरे लिए अगर कुछ करना है तुम अपने आप को खुश रखने का लक्ष्य लेके चलो। बनना जो भी बनना बनो आप, लेकिन अपने आप को प्रसन्न रखो और वो खुशियों को फैलाने की जिम्मेदारी लो। बाकी कुछ भी बन सकते हो आप, वो आपके ऊपर है। लेकिन आज हमने क्या किया कि हम वो कंपटीशन के ज़माने में उस चक्कर में बच्चों के ऊपर प्रेशर बड़ों से आने लग गया। बड़ों को लगा अगर मैं नहीं परफॉर्म करूँगा पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा। ये भी एक चीज़ हो गई। कहीं ना कहीं वो कंपटीशन की भावना होने लगी। आप तनाव में रह करके कोई भी कार्य करेंगे उसका परिणाम अलग होगा, और प्रसन्न होके मस्त होके एक कहते हैं ना, पैशन है मेरा ये, उसको लेके करेंगे तो एक अलग ही रिजल्ट होता है। इवन रिजल्ट का भी कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं कि अपना 100% देना ही खुशी है, परिणाम खुशी या दुख का कोई लेना देना नहीं। पर ये ज्ञान तब समझ में आएगा जब वो कुछ अपने आप से जुड़ेंगे, अपने स्वभाव को जानेंगे। ये आनंद, प्रेम, शांति, खुशी मेरा स्व का भाव है, स्व यानी आत्मा का भाव है, मेरा रियल नेचर वो है। ये जो एग्रेशन है, डिप्रेशन है, ईर्ष्या है, ये सब ऊपर से आया, बाद में आया, हमारे अंदर बचपन में नहीं था। जी जी। ये बाद में आया।
तो वहाँ सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे तो बाहर बहुत मस्ती से हम लोग आगे बढ़ेंगे। भले आप आईआईटी बन पाए कि नहीं बन पाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आईआईटी इनको नौकरी पर जरूर रखने लग जाओगे। कितनी बड़ी ऐसा बात जीवन है हो ये। सकता है, बिल्कुल। तो कोई सुसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। महेश जी ने बताया प्रोफेशन की बात, तो जब प्रोफेशन ही पैशन ही जब उनका प्रोफेशन बन जाए, पैशन ही प्रोफेशन बन जाए, तो फिर उनकी क्या बात है। तो बच्चों में जो तनाव का जो मुख्य कारण है, उनका पैशन कुछ है और प्रोफेशन कुछ और है, इसलिए उनको तनाव का स्तर बढ़ता जाता है। तो अगर उनका पैशन ही प्रोफेशन बन जाए तो उनको तनाव नहीं रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है, और जितने भी हम विश्व की बात करते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। जैसे अगर हम जापानीज़ की बात करें या चाइना की बात करें, ये ज्ञान है एक ही गाय है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है शायद। सर, आप प्राकृतिक चिकित्सक हैं और साथ में इसका मतलब है आप भी लोगों को यही बताते हैं किस तरह से प्रकृति से जुड़ करके आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम समझना चाहें नेचुरोपैथी, तो वो क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा मीन्स हमारी प्रकृति की चिकित्सा। अब प्रकृति, हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है प्रकृति के पंच तत्वों से हुआ है, और वो पंच तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये हमारे इस तरह से शरीर में विद्यमान है। अब उन पंच तत्वों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनसे हमारा शरीर का संचालन चलता है। प्राकृतिक चिकित्सा मीन्स प्रकृति से जुड़ाव। अब हम प्राकृतिक चिकित्सा में क्या करते हैं, बेसिक डिटॉक्सिफिकेशन के 4 मेजर ट्रैक्स हमारे शरीर में हैं। नेजल ट्रैक, स्किन, स्टूल एंड यूरिन, इन चारों ट्रैक्स से हम बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो क्लीनिंग, रिलैक्सेशन और डिटॉक्स, ये सारे प्रोसीजर्स हम नेचुरोपैथी में करते हैं। जैसे मान लीजिए ये भवन जिसमें हम बैठे हैं, ये बना हुआ है किससे? सीमेंट, रोड़ी, बजरी, इनसे। ऐसे ये शरीर का निर्माण जो हमारा पंच तत्वों से हुआ है, अब इसमें अगर कुछ इलनेस होती है तो उसका रीज़न भी रहता है कि इन सब की डेफिशिएंसी हो जाना। जैसे हमारा नेजल ट्रैक हमारा काम करना कम किया, तो उस ट्रैक के कारण हमारे को जो जो डिजीजेज डेवलप होती हैं, साइंटिफिकली हम कहेंगे कि भाई हमारे साइनसेस ब्लॉक हो गए, मैक्सिलरी साइनसेस हो गए, स्पेनोइड साइनसेस, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। लेकिन हमारी जो पद्धति कहती है कि भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिसऑर्डर हुआ, मीन्स हमारे श्वसन तंत्र में अवरोध है, उसको अपने क्लीन करो। तो प्राकृतिक चिकित्सा पंच तत्वों से शरीर का क्लीनिंग, रिलैक्सेशन और डिटॉक्स करके एक हेल्दी लाइफ हम उसके थ्रू लीड अच्छी बात करते बताई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चिकित्सा, कोई बीमार है तो उसकी चिकित्सा है, जो स्वस्थ हैं और स्वस्थ बने रहें, इसके लिए प्रकृति की गोद में रहना, प्रकृति के साथ निरंतर जुड़ाव, और किस प्रकार से हमारी जो दिनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, जिस पर हम लोग अभी और बातचीत करेंगे, उसमें नेचर महत्वपूर्ण हो, प्रकृति महत्वपूर्ण हो, चिकित्सा के लिए नहीं, अच्छा जीने के लिए, ऊर्जावान बने रहने के लिए, बीमारियों से भी दूर रहने के लिए। तो किस प्रकार से हम ये प्रवृत्ति विकसित करें कि हम हमेशा प्रकृति के करीब रहें? प्रकृति की जैसे आपने बात कही, मैं कई समय से देख रहा हूँ, जैसे लोग बागों को आज हेल्दी लाइफ में खान पान के ऊपर रहता है, तो हमारी 3 प्रकृति हैं बेसिकली, वात, पित्त और कफ। जो डिजीजेज हैं वो इन तीनों से ही रिलेटेड हैं। वात, पित्त और कफ, इनका इम्बैलेंस ही हमारा रोग का कारण है और बैलेंस ही हमारा स्वास्थ्य है। वात, पित्त, कफ, तमस, रजस, सत्व, ब्रेन, ब्रीथ और बॉडी, इन तीनों को कोऑर्डिनेट करके रखें हम, तो हमारा एक हेल्दी लाइफ हम जी सकते हैं। क्या बात है। महेश जी, जो है 5 चीज़ों की फॉलोइंग, 5 नंबर वैसे बहुत न्यूमरोलॉजी में लकी नंबर माना जाता है, हम 5 नंबर की बात कर रहे हैं। आपने 5 चीज़ों के बारे में बताया। 5 और चीज़ें हैं, जैसे अच्छी नींद 1, अच्छा भोजन प्रॉपर 2, डेली एक्सरसाइज 3, नशा पत्ती से दूर रहना 4, और स्ट्रेस को मैनेज करना 5। ये जो 5 अहम तत्व है, क्योंकि हम लोग बातचीत करेंगे लाइफस्टाइल पर, क्योंकि आप लोग लाइफस्टाइल मेंटर्स भी हैं, सिखाते हैं लोगों को कैसे अच्छे से जिएं, कैसे ऊर्जावान होकर जिएं, कैसे डिस्ट्रेस नहीं रहें, कैसे स्ट्रेस को दूर भगाएं। तो ये 5 चीज़ों को हम जीवन में, आप दोनों से हम जानना चाहेंगे कि कैसे बैलेंस करें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि आपकी सुबह की जो शुरुआत होती है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही पहले ये कहेंगे आज तो नींद ही नहीं आई, आज तो कमर में दर्द है, आज तो सर भारी है, यानी शुरुआत ही डलनेस के साथ होती है। युवा जो है उठते ही चिंता में आ जाता है, अरे मेरा ये काम बाकी हो, मतलब शुरुआत दिन की ही तनावग्रस्त ही शुरू कर रहे हैं हम लोग।
आज एक प्रयोग करके देखना, आप 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए सुबह उठते ही मुस्कुरा करके आसमान को देखो, प्रकृति को देखो, अपने ईश्वर भगवान जिनको भी मानते हैं उनको दिल से धन्यवाद करें, बहुत अच्छा जीवन मिला है। शुरुआत कृतज्ञता से करके देखिए आप। सर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम शुरुआत मोबाइल को देख के हाँ, वही चीज हो रही है। वो ग्रैटिट्यूड जो है, वो इवन मोबाइल के लिए कृतज्ञ हो जाए, इस मोबाइल की वजह से मेरे जीवन में इतना एंटरटेनमेंट तो आया। किसी के लिए भी धन्यवाद निकलते ही चेतना खिल जाती है एकदम। नहीं तो क्या, शिकायतों से सिकुड़ जाते हैं हम। हमारे जीवन में हजारों कारण है जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं, लेकिन हमारा मन क्या है कि हजारों कारण ढूंढ लेता है शिकायतों के लिए, कंप्लेन करने के लिए। कुछ समय के लिए ये जो शिकायत वाला स्विच ऑफ करके कृतज्ञता का स्विच ऑफ ऑन करके देखिए। ग्रेटिट्यूड से शुरू करते ही आपने जो 5 चीजें बताई उसमें इतना फर्क पड़ जाता है। तनाव, मतलब तनाव रह ही नहीं सकता। आपने अगर धन्यवाद किया है तो आपको स्ट्रेस आ ही नहीं सकता। सबसे पहली बात है हर चीज में बैलेंसिंग होता है। कहते हैं शुरू कैसे किया आपने, वो महत्वपूर्ण है। तो मेरा तो सबसे यही कहना, एक बार प्रयोग करके देखें। रात को कुछ भी हुआ हो, सुबह उठते ही मुस्कुरा के खुद से प्यार करके धन्यवाद करें ईश्वर को। और फिर आप ये भी कह सकते हैं, सुबह से ही संकल्प लें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ और मैं समृद्ध हूँ। ऐसे संकल्प से शुरू करके देखें, आपका पूरा दिन इतने अमेजिंग ना। देखो आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार में अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ अच्छा होने लग जाएगा। क्योंकि आप एक चीज देखेंगे कि अगर हम शिकायत करते हैं ना तो भगवान भी परेशान हो जाते हैं कि इसको इतना दिया फिर भी रोता वही आता है मेरे पास। भगवान से मांग नहीं जाते है ना। अब आप देखो, आपके पास कोई बार बार मांगने आएगा ना, दूर से आते हुआ दिखेगा, आप बोलेगा फिर आ गया। इसी तरह मोती डूंगरी के मंदिर में चढ़ रहे हो, गणेश जी भगवान भी कल तो आया था, फिर आ गया, फिर मांगने और शिकायत करने आए। तो एक बार आप धन्यवाद करेंगे ना, आपको कोई धन्यवाद करता है, आप उसको क्या बोलेंगे, अरे अगली बार कोई भी काम हो बताना, मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले ने किया। ईश्वर को, प्रकृति को धन्यवाद करके तो देखो आप, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाह रही है। ग्रैटिट्यूड इज द मेन थिंग। और शायद ये हम सबको सीखने की जरूरत भी है कि कहीं ना कहीं जो हमें दिया है इस प्रकृति ने, जो हमें ईश्वर ने दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, यानी कि ग्रेटफुल होना और उस ऊपर वाले का, प्रकृति का धन्यवाद देना कि आपने जो दिया है बहुत सुंदर है। लोगों के पास तो सर इतना भी नहीं है। हम तो बहुत अपने आप को, हमें एक प्रिविलेज फील करना चाहिए कि हम कर सकते हैं। जी ने अभी बात बताई थी, उसका मैं कहूँगा जैसे सुबह पहले उठते ही अपनी दिनचर्या को शुरू करना। तो एक रिसर्च हुई थी कि आज कोई जना सुबह 9 बजे योगा कर रहा है, कोई 11 बजे कर रहा है, कोई शाम को कर रहा है। तो बेसिकली बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट नहीं कर रहे है ना। सुबह उठ के, जैसे आपने बताया कि सुबह उठते ही अपनी दिनचर्या की अच्छी शुरुआत करें। तो एक रिसर्च हुई, इसमें देखा कि पेशेंटों को बहुत अच्छा डाइट का दिया, उनको प्राणायाम कराया, योगा कराया, उनको थेरेपी दी, सब चीज़ों का करा। तो उसमें परसेंटेज किस चीज़ का कितना % रोल रहा, तो ये देखा गया कि 70% रोल ये रहा कि पेशेंट, जो भी कोई साधक है, सुबह 5 बजे उठ गए, उनको टाइम पे उन्होंने योगा किया, 5:30 से 6:30, 7 बजे, 7:30 बजे उनको ब्रेकफास्ट मिल गया, 12 बजे लंच मिल गया, इवनिंग टी मिल गई, डिनर जल्दी मिल गया, और खास बात रात को 9:30 10 बजे वो सो गए। तो उनकी जो सुबह उठना और ये सोना, इसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हुई ना, सारा खेल उसी का है। जी, अगर वो किसी की क्लॉक सेट है तो हमारा। जी आपने बहुत अच्छी बात बताई। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन जो है बहुत ही बड़े हमारे व्यक्ति हुए हैं, बिरसा मुंडा जी, वो उनकी पुण्यतिथि भी है। और आज ही के दिन हमारे एक नए प्रधानमंत्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे देश के नवीन प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा। तो दिन की अपनी महत्ता है। और हम लोग बात कर रहे हैं योग, प्राणायाम, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा की। तो किस प्रकार से हम ये जो सुंदर सी चीज़ें हैं, इनको अपना बहुत अच्छा मित्र बनाएं। कई बार क्या होता है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बड़ी ट्रेंडी होती है, फ्रीक आउट करना चाहती है, हाँ, बर्गर और पिज़्ज़ा में जीवन व्यतीत करना चाहती है, मोबाइल में जीना चाहती है, उनके लिए महेश जी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, शेखर जी आपसे भी, कि कैसे योग, प्राणायाम, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा को सहज बनाएं, कैसे अच्छा मित्र बनाएं ताकि उसके पास जाने से डरे नहीं। हाँ, वो एक बर्डनसम एक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि सब कर रहे हैं इसलिए हमें करना है और हमें फॉलो करना है, पर मन से, जैसे आपने कहा, मन से अच्छा रहे, किस तरह से कर सकते हैं। महेश जी प्लीज बताएं। जी जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, हर उम्र में अलग अलग तरीके से लोगों को लाया जाता है। जैसे कहते हैं ना, मछली को जो पसंद होती है वही कांटे पर लगाना पड़ेगा, तब वो पकड़ में आती है।
युवाओं को उस दृष्टि से ही लाना पड़ेगा, उनको मस्ती में लाना पड़ता है। जैसे आज हम टीनेजर्स को कराते हैं तो उनको आंखें बंद करके ध्यान पहले नहीं कराएंगे, उनको खेलकूद के माध्यम से उस ज्ञान को दिया जाता है जो हमारे पुरातन ज्ञान है। और इसी तरह युवाओं को क्या होता है, अगर आपको सच में मोबाइल से आनंद लेना है, अगर आपको सच में बर्गर का आनंद लेना है, तो सबसे पहले भीतर को आपको सही करना पड़ेगा। नहीं तो बर्गर खा के भी खुशी नहीं मिल रही है क्योंकि दिमाग में और कुछ चल रहा है। बिल्कुल। गेटिंग वो नॉर्मली वो मूवी देख के भी आनंद नहीं मिल रहा है क्योंकि स्ट्रेस से भरे पड़े हैं। तो सबसे पहले तो उनका जो भी हॉबी है, जो भी है, उसका आनंद उठाना हो तो सबसे पहले अपने स्व के पास आना पड़ेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर ध्यान करते हैं, ध्यान यानी क्या है, किसी ने पूछा कि व्हाट इज मेडिटेशन, ध्यान यानी अपने आप के साथ हनीमून पर जाना, खुद से प्यार हो जाना, ये ध्यान है। आंखें बंद करके मुस्कुरा के बैठना जब आ गया ना, अपनी कंपनी में जब आनंद आने लग जाता है, आपको हर जगह जीवन नजर आने लगता है। आपकी कार से भी आपको प्यार होने लगता है, आपकी जो भी पढ़ाई कर रहे हो उससे प्यार हो जाता है। लेकिन मेडिटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। शुरू कहते हैं ना 3 प्रकार के सुख होते हैं। सबसे पहला होता है सात्विक सुख, जिसमें शुरुआत में मजा नहीं आता लेकिन लंबे समय तक आनंद ही आनंद रहता है। और एक होता है राजसिक, जिसमें क्षण भर का सुख है लेकिन बाद में परेशानी है। एक होता है तामसिक, जिसमें शुरू से अंत तक कोई खुशी है ही नहीं, बट इल्यूजन है कि शायद खुशी मिल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है साथ ये जो ध्यान योग है, शुरुआत में आपको अच्छा नहीं लगे लेकिन एक बार आदत पड़ गई ना, फिर ये जो नशा है ना, इसके आगे कोई नशा काम नहीं करेगा। आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन अहम सवाल इसमें यह है कि योग कब करें, कहाँ करें, किस प्रकार का स्पेस हो, ओपन हो, रोशनी आनी चाहिए, किस समय करें, खाने में, और योग प्राणायाम ध्यान और प्रकृति से जुड़ने में जो है कितना समय का गैप हो, तो ये सारी बातें कैसी होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ इस संबंध में, मैं बताऊँ कि अब मेरा ये विचार रहता है कि जैसे अगर अपन योग करने का स्पेस जो हो वो एक तो खुली हवादार जगह रहे। जरूरी नहीं है पार्क में आप योग करें, आप घर में भी योग कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस वेंटिलेटेड जगह रहे। नीचे कुछ सरफेस पे अपने को कुछ मैट बिछा के करना है, जिससे कि हमारी एनर्जी है वो अर्थिंग ना हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है अपने को। और योग का जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सुबह के समय करेंगे तो उसका स्वास्थ्य को ज़्यादा उसमें अपने को लाभ, या ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो और लाभ मिलेगा, और लाभ मिलेगा उसका। ब्रह्म मुहूर्त में सोने का आजकल एक चलन हो गया है कि बच्चे जो हैं, लोग जो हैं सोते ही बहुत लेट हैं। और आपने बहुत अच्छी बात की, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली बात है, वो आज भी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतनी ही मेरे से कई जने पूछते थे, हमारे जैसे कहीं जगह जाते हैं तो पूछते हैं फैमिली में कि भाई आप एक कोई टिप दे दो हमारे को हेल्दी रहने की। तो मैंने कहा कि 2 में से एक काम कर लीजिए, या तो रात को 9:30-10 बजे सो जाएं या सुबह 5 बजे उठ लें। दोनों में से एक काम कर लेंगे तो अपने आप अपना सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि आजकल का जो प्रोफेशनल जो दुनिया चल रही है, इसमें शिफ्ट ड्यूटीज़ भी बहुत सारी है। तो नो डाउट ब्रह्म मुहूर्त में करना, 5 बजे उठना बहुत लाभदायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी हम क्या है ना, युवाओं को सबको फ्रीडम भी देते हैं, आप कभी भी करें पर करें ज़रूर। एटलीस्ट भोजन का समय संभाल के करें। अगर आपने मील लिया है, भोजन कर लिया है, तो उसके 2.5-3 घंटे बाद कुछ तो कर लीजिए आप। और आपने नाश्ता किया तो 1.5-2 घंटे बाद कर लें। क्या है कि अगर हम सिर्फ टाइम को बाउंड करते हैं इस युग में, एक समय था जब 5 बजे उठना, 4 बजे उठना स्वाभाविक था। अभी तो 4-5 बजे लोग सो रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। शिफ्ट ड्यूटीज भी हो गई और लोगों की दिनचर्या वैसी हो गई। तो हम जैसे ही फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको समझ में आता है मुझे कुछ अपने शरीर के लिए करना है, तो वो ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं यंगस्टर्स। क्या बात है। आज हम अल्बेलो राजस्थान में महेश शर्मा जी, जो कि योगा एक्सपर्ट हैं, लाइफस्टाइल मेंटोर हैं, और डॉक्टर शेखर शर्मा जी से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर शेखर शर्मा एक जाने माने योग प्रशिक्षक हैं और प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो करते हैं। तो महेश जी, 5 नंबर की बात चल रही है, 5 चीज़ों की बात चल रही है, तो 5 S की फॉलोइंग मैं शेखर जी से भी जानना चाहूँगा। पहला S मतलब साधना, दूसरा S सत्संग, तीसरा S सेवा, चौथा S साइलेंस, और 5वां S स्माइल। जैसे आप लगातार मुस्कुराए जा रहे हैं। 5 स्टार, हम तो 5 स्टार बोलते हैं। इसको जीवन में कैसे ढालें और कैसे इसको जो है आत्मसात करें? इसमें क्या है ना, ये इसे मैं जनरली कहता हूँ ये 5 स्टार प्रोग्राम है जी, क्योंकि 5 S लगते हैं, है ना। हमें दिन में आधा पौना घंटा भी साधना को देना है। व्हाट इज साधना? साधना यानी सह धन, जो धन हमारे साथ जाएगा, इवन इस शरीर को छोड़ने के पर्यंत भी ऐसा धन भी कमाना चाहिए।
बाकी जितना धन है यहीं छूटेगा। तो साधना यानी कुछ प्राणायाम, कुछ मेडिटेशन, कुछ स्ट्रेचेस, आसनास थोड़ा बहुत भी कर लेंगे। थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 1 घंटा इन्वेस्टमेंट दिया और 23 घंटे की क्वालिटी चेक कर लो आप। जी जी। तो वो है साधना। दूसरा हो गया सत्संग, यानी क्या है, एक तो गाना और एक होता है ज्ञान, अच्छे लोगों की संगत, संगति, सत्य की सत्य का संग। यानी संगति क्या है हमारी, एक संगति होती है जो प्राण शक्ति को ऊपर उठाती है, एक नीचे ले आती है। हम आप एक कंपनी में बैठ के अब अपने दोस्तों के साथ बैठ के नेगेटिव टॉक करके देखें, अब प्राण शक्ति ड्रेन्ड हो जाएगी, सर भारी हो जाएगा। वही ज्ञान की बात करेंगे तो एक एनर्जी बनी रहेगी। तो वो है संगत कैसी है, ज्ञान में है कि नहीं हम। तीसरा हो जाता है कि सेवा। सेवा यानी ऐसा कर्म जिसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर वो कुछ भी हो सकता है। वो कर्म करने से, इसलिए कहते हैं ना, हमारे यहाँ सेवक को दास कहा जाता था, गुलामी को दास नहीं कहते थे। तब कहा गया दास कभी उदास नहीं होता। क्या बात। और सेवा करने से आपका ईगो भी सही रहता है। सेवा करने से ईगो मेल्ट होता है, और आपने जब ऐसा कर्म किया प्रसन्नता आती है। अगर आपको डिप्रेशन में आना हो तो एकदम सरल तरीका है, कमरे में बंद करके 15 मिनट के लिए अपने बारे में सोचो, मेरा क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा। आप देखना डिप्रेशन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको उससे बाहर आना है, किसी वृद्धाश्रम में जाके, किसी अनाथ आश्रम में जाके कुछ टॉफियां बांट के आ जाओ, वो खुशी, या गौशाला में गाय को हक करके आ जाओ, क्या बात है। ऐसी आनंद फिर वही आएगा प्रकृति जिसकी के पास कोई जाना। हद नहीं। जी, जी, प्रकृति। जी। तो वो क्या है ना, सेवा से इतना खिलना हो जाता है। ये ऐस बहुत ज़रूरी है, और ये कहीं भी कर सकते हैं। पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी फ्रेंड को फ़ोन करके कॉन्फिडेंस दिला दिया, तू कर लेगा, मैं हूँ तेरे साथ, वो भी सेवा हो गई। मैं हूं तो ना, ये चीज़ है। मैं हूं ना। तो ये हो जाएगा सेवा। और इसके बाद हमारा साइलेंस, मौन, बीच बीच में मौन में रहना बहुत ज़रूरी है। मौन में रहने से हमारी जो वाणी है ना, उसकी स्पष्टता और शब्दों के चयन हमारे बहुत सुंदर हो जाते हैं। अच्छे वक्ता बन सकते हो अगर आप मौन में रहना सीख जाएं। और ये सब अगर आ गया आपको तो स्माइल अपने आप आनी, क्या बात मुस्कुराहट है। अपने आप आनी। शेखर जी, आप प्राकृतिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं, है ना। तो चिकित्सा एक तरफ रखकर अगर हम प्रकृति से जुड़ी हुई कई जो हमारे सबकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस माइंड के अंदर जो प्रभाव डालती हैं प्रकृति की, उन गतिविधियों को करें तो भी हम बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रह सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं प्रकृति की तरफ से? आपने ये एस से सब बात चल रही थी और साइलेंस की बात चल रही थी जी। तो मैं उसे कहूँगा सन, उसमें एक रह रहा है, तो सन इज़ द सोर्स फॉर सर्वाइवल एंड साइलेंस इज़ द सोर्स फॉर सेल्फ ग्रोथ। क्या बात है। जैसे संसार में हम रह रहे हैं तो सन इज़ द सोर्स फॉर सेल्फ ग्रोथ के लिए हमारे ज़रूरी है, जी। और साइलेंस में हम अपनी सेल्फ ग्रोथ कर सकते हैं। जी। तो प्रकृति के साथ जुड़ कर के ही हम इसके अंदर अपना तालमेल बैठाकर अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। जी। सर, हमने डिटॉक्स की बात की थी, और क्योंकि आप प्राकृतिक चिकित्सक भी, और खान पान का बहुत विशेष एक योगदान होता है हम सबके जीवन में। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर चीज़ प्रोसेस हो चुकी है, फास्ट फूड आ चुका है, एवरीथिंग इज़ फास्ट। ऐसे में जहाँ पर लोगों के पास खाने का भी समय नहीं है, एक सहज खान पान को कैसे एक बार फिर से अपने जीवन में लाएं, क्योंकि सब चीज़ हमारी रसोई में मौजूद है। हम इतने धन्य हैं, हमने जिस देश में जन्म लिया है, यहाँ पर सब चीज़ प्रकृति हमें हर चीज़ उपलब्ध करवाती है। और हमारे जो पूर्वज है, जो हमारी दादी नानी रही हैं, उन्होंने रसोई से ही घर चलाए हैं, सब चीज़ रसोई से ही की है। आज का जो युवा वर्ग है, आज की जो महिलाएं हैं, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो गृहिणियाँ हो, किस तरह से वो अपना भी ख्याल रख सकती हैं जल्दी से क्योंकि फास्ट इज द वर्ड, हर चीज फास्ट फॉरवर्ड अन्य शब्दों में सात्विक, राजसिक और तामसिक में सामंजस्य करके कैसा ऐसा भोजन हम लोग अडॉप्ट करें जो कि सब खाना हमारा भोजन, मतलब हमारा भोजन था वो खाना बन गया, इसीलिए समस्या हो गई। हम भोजन जब को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, उसका हम लोग मंत्रोच्चारण करके बोलते हैं कि भोजन को अपना प्रसाद बनाएं। तो उसको भोजन को अगर हम प्रसाद बना करके खाएंगे तो हमारे को उसका फलीभूत होगा। और जैसा तमस, रजस और सत्व आहार 3 तरीके के होते हैं। फास्ट ईटिंग नहीं करनी है आपको, एक तो समय का ध्यान रखना है, दूसरा जब हम भोजन कर रहे हैं तो उस समय में शांत भाव से बैठ करके करें। ये नहीं कि उसी समय में हम टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पे देख रहे हैं या गॉसिपिंग हो रही है। हमारा सारा जो ध्यान है वो भोजन में रहे, तो वो भोजन हमारे को
जल्दी पचता है, क्योंकि हमारे पहले कहा भी जाता था कि जो काम दांत को करना चाहिए था वो हमारी आंत करती हैं। मीन्स अगर हम भोजन को, पाचन जो है हमारे सलाइवा से होता है, अगर हम अच्छे ढंग से भोजन को चबा करके खाएंगे तो उसका पाचन भी हमारा सुपाच्य वो होगा। जी जी, ये बहुत इसमें अच्छी बात भोजन आपने के अंदर बताई। खास बात है। हमारे आज के सुंदर से बेलो राजस्थान के अंदर हम बातचीत कर रहे हैं योग गुरु, लाइफस्टाइल मेंटोर महेश शर्मा जी से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर शेखर शर्मा जो कि एक जाने माने योग गुरु हैं और प्राकृतिक चिकित्सक, नेचुरोपैथिस्ट हैं। तो गर्मी का मौसम, फिर बारिश, है ना, ये जो ऋतु चक्र चलता रहता है ना, तो गर्मी में और फिर आने वाले जो बरसात का मौसम है उसके लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए महेश जी, कि हम किस प्रकार से योग, प्राणायाम, ध्यान को करें ताकि इस मौसम के बदलाव में भी हम बिल्कुल ऊर्जावान बने रहें। और हाँ, आपने बात की मेडिटेशन की, ध्यान की, तो ध्यान कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे हम ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान क्या है वो समझना पड़ेगा। कितना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ पल के लिए भी हमने अगर वो कनेक्ट कर लिया तो पूरे दिन भर का एनर्जी मिल जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमने ध्यान को ये समझ लिया है कि विचारहीन मन की अवस्था को ध्यान कहते हैं, या एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, या फोकस करना ध्यान है। लेकिन एकाग्रता ध्यान का परिणाम होता है, ध्यान एकाग्रता नहीं है। अगर हमने ध्यान को एकाग्रता मान के आंखें बंद करके ध्यान करने बैठे तो मन में एक अपेक्षा उठती है, एक इच्छा उठती है कि मुझे विचार नहीं आने चाहिए। जैसे ये इच्छा उठ गई, विचार नहीं आने चाहिए, विचार बढ़ा दिया, विचार बढ़ गए, इतने बढ़ जाएंगे विचार, भूलने की कोशिश कर, मत याद कर, विचार और बढ़ गए। इसलिए सबसे पहले तो ध्यान कुछ नहीं करने की प्रक्रिया है। कुछ नहीं, आई वॉन्ट नथिंग, कुछ चाहिए नहीं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, देखते जाएं, देखते जाएं। कहते हैं ना, मन और बच्चा जो है ना, दोनों के लिए एक शब्द यूज होता है, चंचल है। हाँ, एक बच्चा भी देखना, जब गेस्ट आते हैं ना तो जितने नहीं करने के कार्य होते हैं सभी याद आते हैं। फिर आप इशारे करोगे, थप्पड़ मारोगे, बैठ जाओ, और ज्यादा करेगा वो। उसको इग्नोर करोगे तो कुछ अल्टीमेटली हम क्या बात करेंगे, उसको देखो ही मत, इग्नोर करो, तो अपने आप आके बैठ जाता है। सिमिलरली मन में विचार चल रहे हैं लेकिन ध्यान करते हैं, अब विचार नहीं आने चाहिए, और मन को कहते हैं रुक जा रुक जा, अब वो तेजी से भाग रहा है। जैसे बच्चे को इग्नोर किया, मन को बोलो तुझे जहां जाना है जाओ, मैं आंखें बंद करके बैठा हूं, धीरे से आके वो बैठ जाएगा। तो कंसंट्रेशन रिजल्ट है, पहले तो ये समझना होगा। जी जी बिल्कुल। और सबसे पहली बात है, खुद जब ध्यान करते हैं, एक होता है सेल्फ मेडिटेशन, एक होता है गाइडेड मेडिटेशन, जो कोई गाइडेड हम यूट्यूब वगैरह से करते हैं। खुद ध्यान करते हैं वो ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का ही होना चाहिए एक बार सिटिंग में। जो लोग घंटों करते हैं बिना गाइडेंस के, उनको आगे जाके समस्या होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि वो यूट्यूब को या सोशल मीडिया को पूछ नहीं पाएंगे। एक प्रॉपर टीचर होना बहुत जरूरी है मेडिटेशन के लिए। बिना गुरु के तो इवन कोच में भी नहीं जा सकते आप, इवन बैडमिंटन नहीं सीख सकते। ये तो मन को स्थिर करने की बात है। हाँ, आज की जनरेशन का गुरु गूगल हो गया है। हाँ। आजकल की जनरेशन का गुरु गूगल हो गया है, इसलिए वो हर चीज़ गूगल पे देख करके सर्च करते हैं। और मैंने कई पेशेंट देखे हैं, कई जनों को देखा जिनकी समस्या का कारण ही गूगल है। क्या बात। आज बहुत सारे जने देखते हैं कि उनको भाई ये सिम्टम आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो वो गूगल पे सर्च करते हैं कि क्या हम इस बीमारी के मरीज हो गए, और फिर वो थॉट जो है वो उनको क्रिएट कर देती है उस बीमारी के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि गूगल पे कभी भी सर्च ना करें कि मुझको ये बीमारी है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप ये समझे कि हाँ मेरे को ये सिम्टम है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है। हाँ, गूगल आपको डॉक्टर। और डिटॉक्स की भी बात हम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिजिटल डिटॉक्स की भी हम सबको बहुत जरूरत है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, तो मैं एक ही चीज समझ में आती है, जहाँ गूगल खत्म होता है वहाँ गुरु शुरू होते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा माना जाता है योग, प्राणायाम, ध्यान में कि चेतना का विस्तार ही आत्मा का ध्येय है ना। और जो आप थॉटलेसनेस की आप बात कर रहे हैं, वो निर्मल स्थिति होती है जिसको प्राप्त करना कई बार मुश्किल होता है। और विश्व ऊर्जा जो है, कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में निरंतर बनी रहे, उसके लिए हम ध्यान करते हैं, है ना। तो ध्यान में कॉस्मिक एनर्जी के लेवल को बढ़ा के रखने के लिए विश्व ऊर्जा जो हमारे अंदर निरंतर आती रहे और चेतना का जो विस्तार हो, है ना, जो कि उद्देश्य है इसका ध्यान का, प्राणायाम का, उसको हम कैसे अर्जित कर सकते हैं? शेखर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये जैसे आपने एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की बात करी और योग की बात करी, तो ये प्रारंभिक स्तर में जो नए जो साधक हैं, इसमें हम योग का मतलब 3 चीज़ हैं, ब्रेन, ब्रीथ और बॉडी।
हमारा ब्रेन की स्पीड बहुत फास्ट है, ब्रीथ हमारी डिस्टर्ब है, इसलिए शरीर में रोग का कारण बन रहा है। तो सबसे प्रारंभिक स्तर पे आप जैसे ध्यान करने के लिए बैठे तो केवल ब्रीथ ऑब्जर्वेशन करें। महेश जी भी इसको सपोर्ट करेंगे कि जिसको कि भाई स्टार्टिंग में जब जैसे नए नए जने हैं, उनको यंगस्टर्स हैं, तो उनको सबसे पहले अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ब्रेन से जो भी मैसेजेस आएंगे बॉडी को, वो बहुत स्मूथली आएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आप लोग अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करें और ब्रीथ को स्लो करें। जब ये होगा तो ब्रेन, ब्रीथ और बॉडी का कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होकर के इसी को हम योग कहेंगे। यहाँ पर एक हम प्रैक्टिकली पूछना चाहूँगी एक सवाल कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं सामाजिक प्राणी हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम घर में रहते हैं, हमें लोगों की बात बुरी भी लग सकती है। तो क्या ध्यान और योग का मतलब ये है कि हम हर चीज़ से प्रभावित होना बंद हो जाएं, कि हम गुस्सा करना बंद कर दें? आपने साइलेंस की बात कही तो मेरे मन में आया था, साइलेंस इज गोल्डन, लेकिन साइलेंस कैन बी अ साइन ऑफ वीकनेस ऑल्सो, क्योंकि कभी कभार हमें अपना स्टैंड लेना भी ज़रूरी होता है। हाँ। किस तरह से बैलेंस आउट करें? हम जो साइलेंस की बात कर रहे थे वो प्रसन्न मौन की बात कर रहे थे, और जो मौन परेशान होकर मौन में चले जाते हैं, मुझे बात ही नहीं करनी है, वो स्ट्रेसफुल मौन है, उसे हम दुखद मौन कहते हैं। अभी महेश जी ने बताया तमस की बात, तो जैसे कोई जना बैठा हुआ है तो उसमें अवेकनिंग, अपनी जागरूकता, सजगता, सत्व में भी अवेकनिंग है, वो भी साइलेंट में बैठे हुए हैं, और तमस में अगर जो बैठे हुए हैं तो उनमें अवेकनिंग नहीं है। यही चीज रहेगी दोनों में। तो अगर तो मतलब मान लीजिए ऑफिस में कोई बात हो गई, या मान लीजिए बच्चे हैं, मार्क्स कम आए, या दोस्त से लड़ाई हो गई, गुस्सा आ रहा है, किस तरह से जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है लाइफ की, वहाँ पर हम साधना को, योग को, मौन को इस्तेमाल सबसे पहले क्या होता है, जो जैसे आपने जो सांस और मन के बारे में बताया, ब्रेन के बारे में, इसको एक चीज से समझ लें, जैसे एक पतंग को कंट्रोल करने के लिए डोर चाहिए ना, इसी तरह मन रूपी पतंग को कंट्रोल करने के लिए श्वास रूपी डोर चाहिए, जिससे हम स्थिरता में आ सकते हैं। जब आप 15-20 मिनट भी ध्यान करते हो ना, उस समय जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है, क्योंकि जब आप हर्ट हुए उस समय आपको जो रिएक्शन अंदर से आएगा वही करना पड़ेगा, उस समय कोई ज्ञान, कोई साधना काम नहीं करने वाली। लेकिन जब रेगुलर योग, ध्यान, साधना दिन में 1 घंटा भी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी जो सफरिंग होती है, उसका जो हम सहन करते हैं, वो जो हर्ट को, उसका धीरे 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 समय कम होने लग जाता है। जी। और एक समय होता है, एक शब्द कहा जाता है, इसको बोलते हैं परसेप्शन। परसेप्शन यानी ग्रहण करना। क्या होता है, जब समाधि का मतलब क्या होता है, ध्यान का मतलब है बैलेंस्ड इंटेलेक्ट, कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी बुद्धि का समभाव में आना बहुत जरूरी है, जिससे परसेप्शन सही हो जाए। आज तनाव क्या है, द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द थिंग विच इज इन रियलिटी एंड द वी परसीव स्ट्रेस। जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति रियल में है, उसको कैसे हम गलत ढंग से परसीव करें, वही तनाव जी। और जैसे ही किसी ने हर्ट किया, हमने उसको परसीव किया और अरे उसने मेरा पेन कर लिया, उसको जितना हम खींचेंगे उतना वो दर्द, पीड़ा रहेगी, और वो पीड़ा को जितना खींचेंगे वो बीमारियां बन जाएगी। सही बात। इसलिए इमोशंस को तुरंत ब्रेक डाउन करने के लिए पहले तो अवेयरनेस है कि मुझे तुरंत खुशी में आना है, स्किल्स चाहिए। कहते हैं ना, आज हमारी जो प्रैक्टिस हो चुकी है दुखी होने की, बिना कारण दुखी होते हैं, और हमें खुश होने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे एक बच्चे को आप कभी देखना, कभी सुस्त देख लिया ना, चुप बैठा है, तुरंत पूछेंगे बेटा क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना। और कोई बड़ा व्यक्ति खुश नजर आ जाए, उसको आप क्या पूछोगे, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, खुश कैसे हो? आपने बहुत अच्छी बात बताई महेश जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने योग कर लिया, प्राणायाम कर लिया, ध्यान कर लिया, लेकिन जब तक उससे जुड़ाव नहीं हो, उस परम शक्ति से, तो कई बार हम लोग चांटिंग करते हैं, कई बार हम लोग कुछ भजन रूपी गीत गाते हैं, तो क्यों ना आज इस खूबसूरत मौके पर आपके कंठ से सुंदर चांटिंग या अच्छा बिल्कुल, क्योंकि कभी कभार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे पास कोई होता नहीं बताने वाला, तो ऐसे में हम इस चीज को याद रखें कि जब कोई नहीं है तो वो है हमारे साथ। किस प्रकार से हम कुछ भजन की पंक्तियां गाकर, किस प्रकार से गाने से अभिव्यक्ति है, गाने से शांति है, गाने से मुक्ति है ना। और विश्व योगा दिवस जो है 21 जून को है, और विश्व संगीत दिवस भी उसी दिन है, तो क्यों ना आपके बोलना चाह रहे हैं, स्थूल रूपी शरीर के लिए तो अपने कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आयरन, इन सब की जरूरत है, लेकिन मन और मस्तिष्क का फूड तो मंत्रोच्चारण ही है या भजन है। तो महेश जी कुछ सुना जाए, महेश जी बहुत अच्छा गाते हैं। सबसे पहले तो भजन का एक नियम होता है, गाना आए या ना आए,
गाना गाना चाहिए। मतलब कई लोग कहते हैं मेरी आवाज़ अच्छी नहीं, मैंने कहा वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, पड़ोसी की है। आप तो मस्त होके आप गा मस्त लो। होके गा लो। क्योंकि हम जब गाएंगे, संगीत सुनेंगे, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम खिल जाता है। क्यों ताली बजा के गाते हैं? ताली बजाने से, एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस होने से हीलिंग होती है। और जब आप कोई भी भजन गाते हो, कृष्णा का, माता जी का, आपके अंदर जैसे आप छोटी छोटी गैया गाते ही वात्सल्य भाव आ जाएगा, जैसे शिवराज, एकदम जोश वाला भाव आएगा। ये हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है। तो चलिए हम लोग अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे, आपको गा सुनेंगे के आपसे। तो सुनाएं। आप देखो कि भाव कैसा होना चाहिए उस ईश्वर को पाने का। जी। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, क्या बात। बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। क्या बात, बढ़िया, सुंदर, बहुत अति सुंदर। उत्तम। भाव की शेखर बात है। जी, भाव है इसमें से। शेखर जी, योग, प्राणायाम, ध्यान और प्रकृति, है ना, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रकृति की गोद में अगर उछल कूद नहीं की तो क्या की, प्रकृति की गोद में अगर दौड़े नहीं, पसीना नहीं निकाला तो क्या किया। तो योग, प्राणायाम, ध्यान के साथ में देखिए, बच्चा जो है चंचल है, ऊर्जावान है, युवा हमारे ऊर्जावान होते हैं, और आजकल तो बुजुर्गों को भी दौड़ने की सलाह दी जाती है, वॉक करने की, ब्रिस्क वॉक करने की। तो ब्रिस्क वॉक, एरोबिक एक्सरसाइजेस एक तरफ, और ये प्राणायाम, ध्यान और योग अलग। तो इसको हम किस प्रकार से सप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि होलिस्टिक जो Approach है लाइफस्टाइल जनरेट एक हो, wholesome डेवलप living हो, हो, एनर्जी जी। डेवलप हो, और हम कहते हैं ना कि कैलोरीज बर्न करनी है, टॉक्सिन्स निकालने हैं, तो किस प्रकार से हम फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर भी योग को सप्लीमेंट कर सकते हैं। योग का, जैसे आप जब वॉकिंग के लिए कह रहे हैं कि वॉकिंग, तो हम बचपन में एक चीज़ पढ़ते थे, गुड, बेटर और बेस्ट। तो वॉकिंग के लिए कहते थे वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, और योग के लिए कहते हैं योगा इज़ दी बेस्ट। जी। तो हम गुड पे क्यों अटके रहें, बेस्ट की तरफ बढ़ें, जी। पहली चीज़। दूसरा, वॉकिंग जो है उसका नाम पहले था नेचर ट्यूनिंग, कि गो इन द नेचर एंड ट्यून योरसेल्फ विद नेचर, कि प्रकृति के साथ जुड़ें। लेकिन आजकल क्या हो गया है, हमारे को कितने स्टेप्स चलने हैं, 10,000 स्टेप चलने हैं, 5,000 स्टेप चल लिए, तो वो भी एक स्ट्रेस हो गया है। मतलब आपको वॉकिंग करना है, उसमें हमको सुबह अकेले घूमने जाएं, नेचर के साथ अपनी ट्यूनिंग करें, ना कि हम एक स्टेप कि हमारे को इस पार्क का चक्कर इतने मिनट में लगाना है, टारगेटिंग नहीं होना चाहिए और हमारा। वो हम वॉक करते समय भी देखें सर, आप तो हाँ। लोग अपने कान कान में में कुछ वो लगा लगा के के रखते हैं। बात करेंगे। हाँ। टेंशन डिस्कस ये आप करेंगे। नेचर से, जैसे डॉक्टर साहब बहुत सुंदर बात करें, आप वॉक करें उस समय पेड़ को तो देखो, चिड़िया हाँ, चहक रही चिड़िया है, चहक संगीत रही के है। देखो। साथ जुड़ना अपना एरिया लेकिन वो वॉक कर ही नहीं रहे हैं हम लोग। जब तक आप ईयरफोन लगा के गाने सुन रहे हो, आपका ध्यान है ही नहीं प्रकृति में, वो सिर्फ एक शारीरिक कसरत हो रही है, बाकी मन के स्तर पर कुछ मन भी के फर्क स्तर पर नहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। और जो है महेश जी, आप दुनिया में अलग अलग कोनों पे जाते हैं, लोगों को योग, ध्यान, प्राणायाम सिखाते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति में, एटीट्यूड में, सोच में, और हमारे देश में जो हमारे लोग हैं वो भी बहुत योग करते हैं, प्राणायाम, ध्यान करते हैं, बहुत जागरूक हैं, तो उसमें आपको मूलभूत रूप से क्या फ़र्क नज़र आता है, और हमसे वो क्या सीख सकते हैं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले अभी जस्ट मेरा चाइना टूर करके आया, मैं चीन जाके आया, 1 महीने का वहाँ टूर था, अलग अलग शहरों में चाइनीज़ लोगों को मैंने कराया। उससे पहले मलेशिया था, कंबोडिया था। तो सबसे पहला मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे गंगा जी के किनारे जो लोग रहते हैं ना, वो बहुत कम डुबकी लगाते हैं, है ना, और जो दूर से आते हैं ना, वो सोचते हैं एक भी पल मेरा जाए नहीं, सुबह शाम रोज डुबकी लगाऊंगा मैं। तो ये फ़र्क मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ। यहाँ भी हम योग करते हैं, लेकिन योग को ज़्यादातर जगह पर क्या हुआ ना, शारीरिक ही स्तर पर रोक दिया गया। जो मन और चेतना के स्तर पर जो अनुभूति है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ छूट रही है। लोगों ने सुपर फ्लेक्सिबिलिटी को योग मान लिया, मैं कितना झुक रहा हूँ, यूट्यूब से भरा पड़ा है, मॉडल्स हैं, इतने अच्छे कर रहे हैं, उसको देख के 90% आबादी हमारी कर ही नहीं पाएगी योग, क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी। फ्लेक्सिबिलिटी योगा होता ना तो सर्कस के सारे लोग योगी हो जाते हैं, पहली बात।
लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, आप माइंडफुल अवेयरनेस, आप हाथ उठा रहे हो, सजग हो क्या, वो योग होगा आपका। तो भारत और विदेश में है कि वहाँ पर एक्चुअली कुछ भी नहीं है। भारतीय ज्ञान की पूरी दुनिया में इतनी ज़रूरत है, हमारे योग शिक्षक की पूरी दुनिया में ज़रूरत है, क्योंकि शुद्ध फॉर्म में जो योग है, जो पतंजलि ऋषि जी ने हमें सूत्र दिए हैं, जो कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में योग के बारे में बताया, वो जो उस आधार पर योग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए हमारा योग वहाँ शुरू में, अभी जस्ट मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, एक ट्रांसलेटर बैठे हैं, मेरे से आधा ही समझ पा रहा है वो ट्रांसलेटर, और उससे भी आधा वो आगे समझा रहा है लोगों को, फिर भी लोगों को मस्ती आ रही है। ये अपनी इस भारतीय योग पद्धति का एक चमत्कार है सच में। एक इतने ऋषि मुनियों ने इतना तपस्या की है, तब मुझे समझ में आता है दुनिया में हमारे योग शिक्षकों की बहुत ज़रूरत है। सबको जाना चाहिए बाहर। लोग सब कहते हैं ना, हम कहते हैं ये चीनी है, ये अमेरिकन है, ये भारतीय है, लेकिन आत्मा सबकी एक ही है, एक ही। सांस सबकी एक ही है। वही सांस हम ले रहे हैं जो वो ले रहे हैं, वही पानी हम पी रहे हैं, तो उसमें कोई भेद नहीं है। अंदर सबके भीतर प्यार ही प्यार है। बाकी आप वो धारणा छोड़ दो कि इस देश का है तो ऐसा होगा, ऐसा है ही नहीं। आप पूछिए। महर्षि जैसे आपने योग के बाद में कही थी, महर्षि पतंजलि जी ने भी कहा, कभी नहीं कहा कि आप ये आसन करो वो करो। उन्होंने 3 दिए थे, स्थिरम सुखम आसनम, प्रयत्न शतिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, ततो द्वंद्वाना विघात। इन 3 सूत्र के आधार पर हमें अपना अभ्यास करना है। और मैं सबको एक चीज़ कहता हूँ, जब आप योग कर रहे हैं, अगर आप आंख खोल के कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अगर आप आंख बंद करके कर रहे हैं तो अभ्यास आपका यौगिक अभ्यास है। अंतर्मुखी सदा सुखी, सदा सुखी। ये बहुत सुंदर बात है। बात हो गई आत्मा की, किस तरह से अपने आप को हम संतुलित रख सकते हैं। लेकिन काम और कर्म ये शरीर करता है, शरीर का स्वस्थ रहना भी बहुत आवश्यक है। और जैसा आपने अभी कुछ देर पहले कहा था, कैल्शियम, आयरन, न्यूट्रिशन हमें सब चाहिए। तो मैं महिलाओं की तरफ से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि उन पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, घर भी संभालती हैं, आजकल वर्किंग भी हैं, माँ भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, बहुत सारा काम होता है। ऐसे में वो कहीं ना कहीं अपने आप को इग्नोर करते चली जाती है। ऐसा कैसा खान पान, किस तरह से खान पान अपना रखे, रसोई में सब चीज़ सहजता से उपलब्ध होती है कि उनके जो डेफिशिएंसीज है, खासतौर से जो आयरन डेफिशिएंसीज हैं, उसको भी संतुलित कर सके, खुद भी स्वस्थ रहे, परिवार को भी स्वस्थ रखे और अपने काम को भी। जैसे आप एनर्जी की बात कर रहे हैं कि एनर्जी महिलाओं को घर के कामों के लिए ज़रूरत रहती है, तो मातृत्व प्रेम तो इतना है कि उनके सामने कोई भी आ जाए, घर में कितने भी जने आ जाए, उनको काम हमेशा वो करते रहेंगे। लेकिन उनको खान पान से अपने एनर्जी कैसे मिले, तो अपने जैसे सैलेड के रूप में अपन जैसे चुकंदर है, गाजर है, ये चीज़ें हैं ना, आयरन, बेसिकली वुमेंस को आयरन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो आंवला है, चुकंदर है, पालक है, इन सब चीज़ों के द्वारा उनका नियमित अपने आहार में सेवन करें तो वो उनको बहुत अच्छा रहेगा। जी। तो बहुत आपने अच्छी बात बताई। योग जो है बहुत अच्छे से फैल रहा है। 21 तारीख को विश्व योग दिवस है, अच्छे कार्यक्रम उसमें हैं। तो हर दिन को योग दिवस के रूप में कैसे मनाएं, हर दिन में हम कैसे जो है अपना जो कंटेंट है योग प्राणायाम ध्यान का, उसको कैसे रखें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, 21 तारीख आ गई, विश्व योग दिवस आ गया, उस दिन खूब टी-शर्ट वगैरह नहीं लगा के नहीं लगाने, रील बनानी है, क्योंकि डिजिटली हम बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। इसे कैसे कायम रखें सर? हाँ, सबसे पहले तो मुझे यही चीज़ लगती है कि योग एक जीवन शैली है। इसको हम लाइफ का एक अभिन्न अंग, जैसे ब्रश करना ज़रूरी है वैसे योग करना ज़रूरी है। ऐसा ये भाव रखना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। कभी आप अपने जॉइंट्स के लिए कर लीजिए, भले 10 मिनट ही आपके पास, आप जॉइंट रोटेट कर लीजिए। कभी आपको लग रहा है मुझे स्टमक के लिए करना है, आप प्रोन सुपाइन स्ट्रेचेस कर लीजिए, कभी सिटिंग स्ट्रेचेस कर लीजिए, कुछ तो करते रहेंगे। फिर मेडिटेशन ऐड करना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या योग को सिर्फ आसन मान लिया है, आसन, लेकिन योग में आसन होता है, प्राणायाम होता है, ध्यान होता है, इसके बाद ज्ञान होता है, ज्ञान योग भी कहते हैं हम। बिना ज्ञान के भी योग कंप्लीट नहीं होता। फिर होता है सेवा भी होती है। कर्म योग क्या है? निस्वार्थ कर्म, वो सेवा का भाव आ गया। फिर ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग है, ये सारे जो योग को कंबाइन करके योग बनता है।
तो कई बार हम सिर्फ आसन तक सीमित रह जाते हैं। योग दिवस में इतना एक लाभ है कि सब लोगों को एक दिन याद तो आ जाता है, और 1 महीने पहले से, अभी तो सरकार ने बहुत ही सुंदर कर दिया कि 1 महीने पहले से ही अलग अलग बहुत सारी संस्थाओं को तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो अब क्या है कि लोगों को अगर 21 जून को परफॉर्म भी करना है तो पहले से प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हाँ, और इस वो बहाने अभ्यास से ही होगा पूरी उसका। दुनिया में अब योग के लिए ये अवेयरनेस आ गई है। जी। तो पर ये है कि हर दिन एक योग दिवस है। योग यानी क्या, जुड़ना। एक लहर को पता होना चाहिए कि वो समुद्र है, पर वो लहर को नाम मिल जाता है महेश एंड डॉक्टर साहब, नाम मिल गया ना, तो उसको लगता है मैं तो महेश हूँ, मैं लहर समुद्र थोड़ी हूँ। लेकिन कुछ पल के लिए तो समुद्र का अनुभव कर ले जीते जी। एक दिन तो लहर को समुद्र में जाना ही जाना है, लेकिन जीते जी अगर वो समुद्र का अनुभव कर लिया तो आप देखोगे कि दुनिया में ये इंद्रियों के जरिए हम आनंद उठाने लग जाएंगे, न कि इन इंद्रियों से हम परेशान होंगे। बिल्कुल, इंद्रियों की परेशानी की आपने बात की। जैसा कि हम ये बात कर रहे हैं कि आजकल स्ट्रेस, सुसाइड, डिप्रेशन बहुत आम शब्द हो गए हैं। एक ज़माना ऐसा था जब इन भावों का शायद इतना ज्ञान नहीं था, या इसका अनुभव नहीं था, या समझ नहीं थी। आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में हैं। हर उम्र का व्यक्ति जो है डिप्रेशन और स्ट्रेस की बात करता है। माइग्रेन, आंखें कमज़ोर होना, सांस की तकलीफ होना बहुत आम सी बातें हो गई हैं। डॉक्टर शेखर, किस तरह का आहार रखना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम अगर आ गई हैं या हमें लग रहा है कि माइग्रेन हो गया है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं? बेसिकली हम लोग कहते हैं बीमारी होने का रीज़न होता है एनर्जी की डेफिशिएंसी। अपन एनर्जी की बात कर रहे थे, तो एनर्जी की डेफिशिएंसी के कारण डिसऑर्डर्स होकर डिजीजेज डेवलप हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हमारा बॉडी का कंट्रोलिंग सेंटर ब्रेन, एनर्जी का सेंटर हार्ट, और हमारा नर्वस सिस्टम का सेंटर पॉइंट हमारी नाभि है। अब आपने से माइग्रेन की बात करी, तो माइग्रेन में बेसिकली हमने कई जनों को देखा कि जो लो बीपी है उन लोग का, या हमारा मेंटल वर्क जैसे स्ट्रेस मीन्स स्पीड ऑफ थॉट। अगर हमारी एक्सेस स्पीड ऑफ थॉट है, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। अब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हार्ट से एनर्जी नहीं पहुंच रही, इसलिए उसकी डेफिशिएंसी हुई और माइग्रेन हो गया। तो उसमें प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग जैसे जल नीति की क्रिया है, या नस्यम क्रिया है, नाक में कुछ तेल लगा करके कुछ प्राणायाम करना, जिससे कि ब्रेन को ऑक्सीजन और एनर्जी मिले। तो जहाँ एनर्जी की डेफिशिएंसी है, उसको उस आसनास के थ्रू वहाँ पे पहुँचाकर उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करना ही हमारा इसका एम रहता है। आपने बहुत अच्छी बात बताई। आप दोनों योग गुरु हैं, योग एक्सपर्ट हैं। क्यों ना, जैसे मान लीजिए ऑफिस का माहौल है, बहुत स्ट्रेस गया है, बहुत मीटिंग्स हुई, एनर्जी चाहिए खट से, जो कि हम लोग नींबू पानी उससे नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसी स्थिति में शॉर्ट एंड स्वीट क्विक योगा के रूप में क्यों ना कुछ आसन आप करके बता दें हमें। इसमें सब डॉक्टर साहब आप नहीं, जैसे ऑफिस की अगर बात करते हैं, तो एक टेक्निक होती है, उसको हम कहते हैं IRT, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि हमारे जॉइंट्स में, मसल्स में हमारा प्राणा जो है वो स्टक हो गया। अब मेंटल वर्क, कंप्यूटर में ऑफिस में बैठे हुए हैं, बॉस का प्रेशर है, और लॉन्ग सिटिंग के कारण हमारा प्राण जो है वो किसी एक जगह स्टक हो गया। हमारे को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब प्राण का फ्लो प्रॉपर हो जाएगा। तो उसमें क्या करें, जब भी आप ऑफिस में बैठे हैं, अपने पैर सीधे रखकर चेयर पे बैठे बैठे अपने बॉडी को लूज छोड़ दें। जैसे आपने गाइडेड मेडिटेशन की बात करी थी, तो हमको गाइडेड रिलैक्सेशन करना है। मीन्स जो कंट्रोलिंग सेंटर और एनर्जी के सेंटर से सबसे दूर क्या है, हमारे टोज। तो टोज टू हेड मेंटल इंस्ट्रक्शंस दें, एक एक जॉइंट, एक एक मसल्स को टोज टू हेड टाइट करें और एकदम लूज छोड़ दें। तो उससे फ्लो ऑफ प्राणा, एनर्जी जो है वो अपने शरीर में प्रॉपर हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ ऑफिस में बैठ के टेक्निक का अपन प्रयोग बताना चाहेंगे। इससे इंस्टेंट टेक्निक कहते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, आजकल डेस्कटॉप योगा भी आ चुका है। डेस्कटॉप योगा से सूक्ष्म योग होता है ये। जैसे ये इंस्टेंट रिलैक्स करेगा। फिर क्या है, जैसे आपने हेड को थोड़ा मसाज किया, फिर फोरहेड को हमने मसाज किया, आईब्रोज को हमें रोज प्रेस करके मसाज करना जरूरी है, क्योंकि हम चिंता करते हैं यही इफेक्ट होता है, गुस्सा करते हैं यहीं पर इफेक्ट है, इस मतलब पूरा सिकुड़ जाता है ना। और फिर आंखों के लिए करना, आंखों को हमें रोटेट करना दोनों तरफ, और दूसरा हमें स्क्वीज करना, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेसल्स को, चीक्स को आप देखोगे, मुंह खोल के ऐसे करेंगे ना, यहाँ पर गांठें पड़ गई हैं क्योंकि स्ट्रेस की वजह से। तो हम जनरली ये कराते हैं, इसको गांठों को ठीक करें। आजकल सब बड़े लोग नॉटी हो गए हैं क्योंकि नॉट्स पड़ गए। बच्चों का नॉटी अलग है, बड़ों का नॉटी अलग है। फिर हमें जबड़ों को मूव करना होगा, इससे बहुत रिलैक्सेशन होता है। जैसे ऐसे कर लिया, फिर रोटेट करना लोअर जॉ को, इससे पूरा हमारा ये सिस्टम जो है ना ओपन हो जाता है। इंस्टेंट हमें रिलैक्सेशन मिलता है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट है नेक स्ट्रेच करना, राइट लेफ्ट ऐसे हमने कर लिया, फिर रोटेशन किया कुछ कुछ राउंड, इससे तुरंत आप रिलैक्स होंगे। खास करके शोल्डर्स, बाद में शोल्डर करके फिर ट्विस्टिंग कर लो, इतना भी कर लिया तो बहुत आराम मिल जाता है। विद इन 3-4 मिनट्स आप रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आज इस कार्यक्रम में हम लोग बातचीत कर रहे थे महेश शर्मा जी, योगा गुरु। हमारे बीच में डॉक्टर शेखर शर्मा जी, जो कि योग गुरु और नेचुरोपैथिस्ट हैं, उनसे बातचीत चल रही थी। आप चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, संक्षेप में। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा, जीवन बहुत सुंदर है, इतना मस्ती वाला है। आप एक चीज़ समझ लो, जो चाहते हो सब हो सकता है, लेकिन हम सोचते हैं मुझे जब मेरी इच्छा पूरी होगी, नौकरी लगेगी फिर खुश, गाड़ी मिलेगी फिर खुश, शादी होगी फिर खुश, बच्चा होगा फिर खुश। आज से ऐसा जीना शुरू करें, मैं अभी खुश हूँ और मुझे अच्छी नौकरी ढूंढनी है, मैं अभी खुश हूँ और मुझे अच्छी कार लेनी है, मैं अभी खुश हूँ और मुझे अच्छा बंगला बनाना है। प्रसन्न हो करके आप पाने की इच्छा रखें, न कि प्रसन्नता की राह में देखें। हमेशा याद रखना है, जॉय इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। खुशी कोई मंजिल नहीं, सफ़र है। शेखर जी, मैं भी सबको यही कहूँगा कि आप नियमित रूप से 1 घंटा अपने शरीर के लिए समय दें, और जैसे मोबाइल से अपन अपने डेटा, यूजलेस डेटास को डिलीट करके उसमें स्पेस करते हैं, ऐसे रात में हर जना 5 मिनट बैठ करके अपनी दैनिक दिनचर्या को देखें, केवल कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया, क्या गलत किया, तो आपका ये माइंड जो है वो रिलैक्स होना सीख जाएगा और हम एक एनर्जी को के साथ अपना जीवन जिएंगे और अपन आप कुछ पूछना चाहेंगे शैलू जी? बिल्कुल, आपने जो भी बातें हमें बताई है बहुत सहज थी, और इसे सिर्फ अभ्यास की ज़रूरत है, हमें याद दिलाने की ज़रूरत है कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, खूब संसाधन दिए, ज़रूरत है तो हमें प्रसन्न होकर उसे, उस ऊपर वाले को, उस परम शक्ति को धन्यवाद अर्पित करने की, उसे धन्यवाद कहने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आप लोग दोनों महानुभाव हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। और एक दिन आप हमको यूं ही मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, हमने सोचा न था। तो मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, नियमित योगा प्राणायाम ध्यान करें, योग गुरु की बातों को आत्मसात करें और जीवन में मस्त होकर आगे बढ़ें। कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।